बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई है। यात्री बस खाई में गिर गई थी और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 घायलों को एयरलिफ्ट अब तक किया गया है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी एक्सीडेंट साइट की, जहां पर ये बड़ा बस हादसा हो गया। पूरी बस खाई में गिर गई और उसके बाद रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कई बॉडीज रेस्क्यू की गई है, कई शवों को रेस्क्यू किया गया है। और अवनीश और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, बिल्कुल सुबह जब ये हादसा हुआ था उसके बाद लगातार एसडीआरएफ की और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पे पहुंच गई थी। रेस्क्यू कार्य किया गया है। अब तक जो है अभी तक जो आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है उसे 28 बताया गया है, लेकिन लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डीआईजी जो कुमाऊं है उनकी तरफ से भी 36 का बयान आ चुका है और जो रेस्क्यू कार्य है वो वहां पर चल रहा है। बैकअप के लिए रुद्रपुर से भी जो है कुछ टीमें यहाँ से और अधिक भेजी गई हैं ताकि सभी जितने भी जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा जा सके, क्योंकि वहां से कुछ जो ज्यादा गंभीर जो घायल थे उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी में भी जो घायल है उन्हें वहां भेजा गया है, तो इसलिए लगातार उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। हालांकि सीएम इस हादसे को लेकर के काफी सख्त हैं। उन्होंने पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो आयुक्त हैं उन्हें इस पूरे मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें निकल करके इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं कि जो बस थी, जो स्थानीय बस थी, उसमें क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाए गए थे। तो आखिर क्यों परिवहन विभाग समय समय पर इनके निरीक्षण और ये सारी चीजें क्यों नहीं करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी अभी तक निकल के सामने आई है कि ये जो गाड़ी थी, जो बस थी, इस बस के जो रजिस्ट्रेशन है वो भी समाप्त हो चुका था। तो तमाम तरीके के बिंदु हैं जिस पर जो है जांच चल रही है और निश्चित तौर पर क्योंकि सीएम धामी ने इसमें एक्शन लिया है तो कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा और आगे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो उसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाएंगे। जी, इतना बड़ा बस हादसा हो गया और कई सवाल इस बस हादसे के बाद सामने आए हैं। कई घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हादसा अल्मोड़ा के मरचूला के पास हुआ, जब बस सारट बैंड के पास नदी में गिर गई। ये बस नैनी डांडा के किनार से सवारियों को लेकर रामनगर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि 42 सीटर इस बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। जब बस खाई में गिरी तो कुछ लोग झटके से बाहर गिर गए। जिन्हें कम चोट लगी वो खुद से बाहर निकल आए, लेकिन कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मी यात्रियों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के अलावा अल्मोड़ा के जिलाधिकारी से फोन पर पूरी घटना की जानकारी ली और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। देहरादून के डीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख के लिए घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। सरकार ने जरूरत पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट कराने के भी निर्देश दिए हैं। हादसे में जख्मी यात्रियों का इलाज रामनगर अस्पताल में चल रहा है, जहां कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। और शरद पवार से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे। शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे उद्धव और संजय राउत। बागियों से नाम वापस करवाने पर दोनों के बीच चर्चा। साझा घोषणा पत्र को लेकर उद्धव और शरद में बातचीत। तो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और ऐसे में देखिए लगातार बैठकें चल रही हैं और जो बागी हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार से मिलने उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे उद्धव और संजय राउत। दोनों बागियों के नाम वापस करवाने पर दोनों के बीच चर्चा हुई। साझा घोषणा पत्र को लेकर भी उद्धव और शरद में बातचीत हुई। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कुमार, इस मीटिंग को लेकर और क्या बातें सामने आई हैं और वाकई में चूंकि आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का, तो एक सिरदर्द सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को, सभी दलों को है कि बागी कम से कम हो वो अपना नामांकन वापस ले। निश्चित रूप से रवि, इसको समझना पड़ेगा तकनीकी तौर पर, क्योंकि जितने बागी खड़े होंगे पार्टी के लिए उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, चाहे कोई भी दल हो। शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच अगर इस वक्त बैठक हो रही है तो उस बैठक के कई एजेंडों में सबसे बड़ा एजेंडा ये है
कि जो तकरीबन 15 बागी हैं उन बागियों में से कितने लोगों को बिठाया जा सके, कितने लोगों का नाम वापस लिवाया जा सके, ताकि चुनावी जंग में सियासत बिसात पर ज़्यादा से ज़्यादा जीत को सुनिश्चित किया जा सके। इससे इतर चूँकि जो पार्टी है उसमें राहुल गांधी की भी एंट्री होनी है और बताया जा रहा है कि एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बनाया जा रहा है। तो उस साझा घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, उन बातों को लेकर भी विचार मंथन चल रहा है और इसकी जो घोषणा पत्र की जो पृष्ठभूमि है वो एक तरीके से यहाँ पे तैयार हो रही है। तो मान के चला जा रहा है कि 6 तारीख को राहुल गांधी मुंबई आएंगे और संभव है साझा घोषणा पत्र को सबके साथ मिलकर जारी करेंगे, तो उसकी भी यहाँ सारी तैयारी चल रही है। तो तमाम ऐसी बातों को लेकर बैठक का दौर जारी है और तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं रवि इस बैठक को हुए और अभी भी बैठक चल रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एजेंडे की लिस्ट काफ़ी बड़ी है। रवि, शुक्रिया आपका कुमार कुंदन हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के कई बागी चुनाव मैदान से हट गए, तो महाविकास अघाड़ी ने भी बागियों पर रणनीति बनाई है। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। आज कई सीटों पर बीजेपी के बागियों ने नामांकन वापस लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कहने पर बीजेपी के बागी विश्वजीत गायकवाड़ भी अब चुनाव मैदान से हट गए। विश्वजीत गायकवाड़ ने उदगीर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा था। वहीं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने भी बीजेपी को बड़ी राहत दी। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, पार्टी बहुत बड़ी है। व्यक्ति हमेशा छोटा होता है, इससे मैं आज भी छोटा अपने आप को महसूस करते हुए मैं पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि मेरे से अगर कोई गलती भी हुई होगी तो उसको वो क्षमा करें। उन्होंने बोरीवली से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। वहीं नामांकन वापसी पर शिवसेना यूबीटी ने कहा कि एमवीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। 90 लड़ेंगे या 105 लड़ेंगे, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास अघाड़ी है और महाविकास अघाड़ी बनकर लड़ेंगे। आज शाम तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उम्मीदवारी अर्ज नॉमिनेशन फाइल किए। और महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाने का आदेश आ गया। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश चुनाव आयोग ने हटाने का आदेश दिया है। विपक्ष ने डीजीपी को हटाने की मांग की थी और अब इसका संज्ञान लेते हुए यह आदेश आया है डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने के। और रश्मि शुक्ला को लेकर टीवी9 से बोले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, महिला अफसर को टारगेट करना ठीक नहीं है। शेलार ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि विपक्ष अब चुनाव आयोग को लेकर सवाल नहीं उठाएगा। विपक्ष को अब शायद इलेक्शन कमीशन पर भरोसा हो जाए। आशीष शेलार का बयान आ गया है, टीवी9 से बातचीत की है। आशीष शेलार हमारे साथ में हैं। आशीष जी, जिस तरह से रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग चल रही थी, आखिरकार चुनाव आयोग ने मांग मान ली है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बहुत स्पष्ट है, सार्वजनिक रूप से कांग्रेस कोई महिला अधिकारी को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं, तो उसकी वो कांग्रेस के ऊपर भी कभी ना कभी पलट सकता है, ये कांग्रेस ध्यान रखे। और अभी तो ये मान ले कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उनकी मांग को लेकर उन्होंने निर्णय किया है, कल दोगले आंसू न बहाएं। सर, एक सवाल और, गोपाल शेट्टी ने जो है अपना नॉमिनेशन वापस ले, बाकी लोग भी ले रहे हैं, क्या चल रहा है बाकी लोगों का? गोपाल शेट्टी जी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे यही अपेक्षा थी, हम उनका अभिनंदन करते। क्या सीएम पद को लेकर कोई चर्चा चल रही है? आशीष शेलार अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरह से रश्मि शुक्ला को हटाया गया है उसको लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी की, कम से कम विपक्ष जो है जिस तरह से एक महिला अधिकारी को टारगेट कर रही थी, अब वो टारगेट करना बंद करें और ये माने कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष रूप से काम करता है। कैमरा पर्सन साइंदत के साथ राजीव सिंह, टीवी9 भारतवर्ष। झारखंड में पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गढ़वा में हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में रोटी बेटी और माटी का मुद्दा गूंज रहा है। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी
माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत गर्मा चुकी है। इस मुद्दे पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और वो केवल उनके प्रस्तावक नहीं है, अमर सही सिद्धू कान्हो के वंशज है। राष्ट्रवाद की भावना से, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर बांग्लादेशी जैसी घुसपैठ हो रही है और विकास के काम ठप्प पड़े हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आऊंगा, मोदी जी के साथ आऊंगा। कि पहले जो मंडल मुर्मू जी हैं उनको एक सम्मान आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया था कि एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज होने के नाते उनको अपना प्रस्तावक बनाया था। अब वो किस परिस्थिति में किया है वो आप सबों को पता होना चाहिए कि पहले उनको किस तरह से किडनैप किया गया, किस तरह से फिर पुलिस उनको छुड़ाई, किस तरह से उस पर दबाव बनाया गया कि आप उनके प्रस्तावक से डिनाई कर जाओ और अंततः उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, देश को कैसे तोड़े, कैसे सरकारों को तोड़े। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र में अनुच्छेद 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र की हैं। सत्र के पहले दिन 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 आने पर प्रस्ताव पेश किया। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता चरारे शरीफ से 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। चुनाव अभियान के लिए खास प्लान बनाया गया है। देखिए पूरी खबर। यूपी उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी बड़ा अभियान चलाएगी। प्रचार के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी। चुनाव अभियान की शुरुआत सीएम योगी पश्चिमी यूपी से करेंगे। सभी सीटों पर सीएम योगी की 3 दिन में 9 जनसभाएं होंगी। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। वहीं प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभाव वाली सीटों पर प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बीजेपी ने पदाधिकारियों को भी सभी 9 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। इससे पहले कल पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली थी। सूत्रों ने बताया कि सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आने का न्योता दिया। इसके अलावा यूपी में चल रही विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजनीतिक हालात पर भी लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में यूपी में हो रहे उपचुनाव पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला, हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट की गई, हिंदुओं पर लाठी डंडों से हमला किया गया। खालिस्तानियों ने मंदिर को बनाया है निशाना। ब्रैम्पटन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर पर मौजूद हिंदुओं पर खालिस्तानियों ने हमला किया, लाठी डंडों से ये हमला किया। काफी देर तक यहां पर हंगामा चलता रहा।
और आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपके सामने कनाडा में हिंदुओं पर हमले की 3 तस्वीरें हैं। देखिए कैसे हिंदुओं पर अटैक हुआ है। कनाडा में निशाने पर हिंदू आ चुके हैं। ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला किया गया है। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई है, मारपीट तक हो गई और आरोप लग रहा है खालिस्तानियों पर कि ये सब कुछ खालिस्तानियों ने करवाया है। कनाडा में क्या हुआ? तो ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला, मंदिर के बाहर हिंदुओं पर अटैक किया गया। हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट की गई, लाठी डंडों से हिंदुओं पर हमला किया गया, उन्हें मारा गया। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई, मंदिर में घुसने की भी कोशिश की गई। खालिस्तानी समर्थकों ने यह हमला किया है। कनाडा में एक बार फिर हिंदुओं पर हमला हुआ है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई और खालिस्तानियों ने मंदिर को भी निशाना बनाया। इस बीच मौके पर मौजूद पुलिस हालात को संभालने की कोशिश करती नजर आई। हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोइलवर ने हमले की निंदा की और कहा कि कनाडा में हर धर्म को मानने वाले शांति के साथ रहें। भारतीय हाई कमीशन ने हमले पर चिंता जताई और कहा कि वो कनाडा में भारत विरोधी एजेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं पर हुए हमले पर ओंटारियो सिख गुरुद्वारा काउंसिल ने भी चिंता जताई है और एक लेटर जारी करते हुए लिखा है कि काउंसिल हमले की निंदा करता है। काउंसिल ने लिखा है कि सिख धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा में हिंदुओं या उनके मंदिरों पर पहली बार हमला नहीं हुआ है। ब्रैम्पटन में हुए हमले से पहले कनाडा के कई शहरों में हिंदू मंदिर पर अटैक हो चुके हैं। हालांकि घटना के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट की घटना के खिलाफ देश में आक्रोश है। अयोध्या के संत समाज ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट पर देश में आक्रोश है। अयोध्या में संत समाज ने इस मामले की आलोचना की और कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट के मामले को बेहद गंभीर बताया। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहां हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए। कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट पर अयोध्या के संत समाज ने चिंता जताई और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरतापूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। और ब्रैम्पटन की घटना को वीएचपी ने गंभीर बताया है तो कांग्रेस ने इस पर चिंता जाहिर की है। साथ में ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट को विश्व हिंदू परिषद ने गंभीर मामला बताया है। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि कनाडा की सरकार भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाप्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहाँ की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा में हमले बढ़े हैं, केंद्र सरकार नाकाम हो रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कनाडा में पहले भी हुआ था और सिडनी में हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे। ये कुछ ही दिनों से या कुछ महीनों से ऐसा हो रहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे हैं। हिंदू सभा मंदिर के बाहर नारे लगे। नारे नहीं लगाने हैं, भारत माता की, सिर्फ नारे नहीं लगाने हैं, भारत माता की, सिर्फ नारे नहीं लगाने हैं। और कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं।
देश के प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी बहुत चिंतित हैं। जो हिंदू वहाँ रहते हैं, अगर उनको इस प्रकार से उनके ऊपर आतंकी हमले होंगे या कुछ होगा तो मुझे लगता है कि हमारे संबंध अभी खराब है और संबंध खराब हो जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मात्र निंदा की है। निंदा करने से काम नहीं होता। उनको जिन लोगों के दबाव में वो आकर काम कर रहे हैं, उनके दबाव से निकलने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है मंदिर पे हमला करना या किसी भी धार्मिक जगह पे हमला करना, इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन भारत के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सिवाय डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और वक्फ बिल पर चर्चा के लिए दिल्ली में जेपीसी की बैठक चल रही है। इस बीच सरकार में शामिल टीडीपी के एक नेता ने बिल में किसी भी तरह के संशोधन का विरोध कर दिया है। वक्फ बिल संशोधन पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में इस बिल पर मंथन करने के लिए फिर से बैठक हो रही है। हालांकि इससे पहले चर्चा के दौरान बैठक में कई बार हंगामा हो चुका है और विपक्ष बार बार नाराजगी जता चुका है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस बिल को संविधान पर हमले के तौर पर देखते हैं। हमने पहले दिन कहा था कि ये वक्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें मिले हुए अधिकार है उनके ऊपर कुठाराघात है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी धर्म के लोगों को, जो भी जिस मजहब को मानता है, उसको मानने की आज़ादी भारत के संविधान ने दी और इस आज़ादी को छीनने का अगर प्रयास होगा तो सीधे सीधे संविधान पर चोट होगी। विरोध सिर्फ विपक्षी दलों का ही नहीं बल्कि सरकार में टीडीपी के तेवर भी केंद्र सरकार को परेशान कर सकते हैं। कल दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान भी शामिल हुए थे। नवाब ने कहा था कि वो वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। टीडीपी के ये तेवर सरकार को इसलिए परेशान करने वाले हैं क्योंकि शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। इसी बीच वक्फ बिल के मुद्दे पर टीडीपी का स्टैंड क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। कई इलाकों में आज AQI 400 के पार हो गया। देखिए रिपोर्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज का औसत AQI 373 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ये भी जानकारी दी गई है कि कल के मुकाबले आज दिल्ली की आबो हवा ज्यादा खराब रही, क्योंकि कल औसत AQI 361 था। दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह 6 बजे AQI 400 के ऊपर रहा। दिल्ली में जहरीली हवा, आनंद विहार में AQI 432, अशोक विहार 408, भवाना 406, जहांगीरपुरी 412, मुंडका 402, द्वारका 411, पंजाबी बाग 404 और रोहिणी AQI 406 पहुंच गया है। ये आंकड़े सुबह 6 बजे के हैं। आज सुबह दिल्ली के आसमान में धुंध छाया रहा और विजिबिलिटी बहुत कम रही। ITO से लेकर अक्षरधाम तक स्थिति खराब रही। तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है अभी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो स्मॉग की वजह से अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जगह सुबह सुबह वी कैन नॉट सी द सनराइज। बहुत परेशानी हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है आदमी का, सर्दी जुकाम पड़ रहा है ज़्यादा। इधर दिल्ली में छठ घाटों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने घाटों का निरीक्षण भी किया। आतिशी ने आरोप ये लगाया कि बीजेपी छठ पर्व को लेकर राजनीति कर रही है। ITO के हाथी घाट में आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया गया है, जहां का पानी साफ है और तैयारी पूरी है। आज दिल्ली के सीएम आतिशी ने इस घाट का निरीक्षण किया और बताया कि सरकार के मंत्री, विधायक और पार्षद दिल्ली में घाटों का इंतजाम कर रहे हैं और उसका जायजा ले रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है और आज मैं यहाँ पे आई हूँ ITO पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहाँ पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतज़ाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वालों पे बना रहे। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर छठ के मौके पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी पूर्वांचली विरोधी पार्टी है। आतिशी ने कहा कि ग्रेटर कैलाश में पिछले 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, जिसे बीजेपी रोक रही है। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मेघनाथ पचेरी की दीवार में दरार आने पर चिंता जताई गई है। ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में आई दरारों की मरम्मत की बात कही है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मदद मांगी गई है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को घेरने वाली विशाल दीवार मेघनाथ पाचेरी में कई दरारें आ गई हैं। 12वीं शताब्दी के इस मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है।
देखिए, ये दरार का रीज़न क्या है, ये हम लोग उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा और जो कुछ भी रिपेयरिंग का काम इसके लिए जो रिपेयरिंग और डैमेज कंट्रोल का जो काम है उसके लिए एएसआई अभी प्रिपेयर हो रहा है। वो डैमेज कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और आने वाले दिन में ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चलेगा तब जो रिपोर्ट जैसा आएगा इसको लेके हम लोग एक्शन पे जाएंगे। मंदिर के एक सेवादार ने बताया कि मेघनाथ पाचेरी से पानी का रिसाव काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी कोई मरम्मत नहीं कराई है। हम लोग चाहते, अब सब लोग भी चाहते, हम आप लोग चाहेंगे, लेकिन कैसे भगवान का मंदिर सुरक्षित रहेगा, मेघनाथ पाचेरी सुरक्षित रहेगा, अच्छा से कंक्रीट से प्राचीर बनाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लापरवाही के आरोप में कई वन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कहर ढाने वाले जंगली हाथी को पकड़ लिया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 100 से ज्यादा कर्मचारी जुटे। 4 पालतू हाथियों के साथ 10 गाड़ियों की मदद से आतंक का वजह बन चुके जंगली हाथी को पकड़ लिया गया है। इस जंगली हाथी ने शनिवार को चंदिया वन परिक्षेत्र में 2 लोगों को मार डाला था। हाथी के हमले में कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने जंगली हाथी के रेस्क्यू करने की परमिशन मांगी थी। वन राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने सीएम को शुरुआती रिपोर्ट दी है। इसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 25 लाख देने का फैसला किया है। साथ ही ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया जा रहा है। इस बीच लापरवाही बरतने पर फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी एसीएफ को सस्पेंड किया गया है। मानी गई, इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। यूपी के हाथरस के रहने वाले एक बच्चे के पेट से डॉक्टरों ने लोहे के 56 टुकड़े निकाले। हालांकि बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। 9वीं में पढ़ने वाले छात्र के पेट से ब्लेड, बैटरी की सेल, लोहे के छोटे टुकड़े और कील मिली। डॉक्टर के ऑपरेशन टेबल पर रखी इन चीजों को गौर से देखिए। ये उसी बच्चे के पेट से निकली है जिसे पेट दर्द की शिकायत के बाद पहले अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद नोएडा लाया गया और फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उसके पेट से लोहे के छोटे बड़े 56 टुकड़े निकाले गए। आदित्य का ऑपरेशन 27 अक्टूबर को हुआ, लेकिन 28 अक्टूबर की सुबह उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद में नेक्स्ट डे ऑपरेशन भी हो गया उसका सक्सेस। 56 पूरे आइटम निकाल दिए गए। फिर उसके बाद में करीब लगभग 1 घंटे के बाद में 3 आइटम और निकले। अलीगढ़ बेलौट के रहने वाले संजीत शर्मा के बेटे आदित्य को सांस और पेट में दिक्कत के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां पहले उसके नाक का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पेट की जांच की गई। शुरुआती रिपोर्ट में उसके पेट में 19 टुकड़े पाए गए हैं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में इसकी संख्या बढ़कर 56 हो गई। हालांकि डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद उससे बचाया नहीं जा सका। तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर न्यू जर्सी के भारतीय समुदाय के लोगों का क्या कुछ कहना है। लोगों में देखिए जबरदस्त उत्साह है चुनावों को लेकर। देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की ये विशेष रिपोर्ट। आप लोगों को लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो वही वॉर मशीन बनकर रह जाएगा अमेरिका? वॉर मशीन तो बन के रह ही जाएगा। इन लोगों ने किसी कॉन्फ्लिक्ट पे कुछ भी नहीं बोला। अब देखिए, अगर हम अमेरिका में हैं, हमारे कंसर्न्स और भी हैं। जैसे बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ, फेस्टिवल नहीं मना सकते, दुर्गा पूजा नहीं मना सकते हिंदू। मैं तो सर TV9 की टीम बांग्लादेश में कवरेज करके आई थी कि क्या हालत है, वो हमने लगातार दिखाया। बिल्कुल। और यहाँ पर कमला हैरिस कहती है मैं इंडियन हूँ, उसने एक बार कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, उसने आगे आकर के फ्रंट फुट पे खेल करके बोला कि हाँ मैं इनको फिक्स करूँगा। ये हिंदू लाइव्स मैटर, ये हम लोगों को उठाना पड़ेगा। हम लोग जो अमेरिका में हैं या वेस्टर्न यूरोप में हैं, हम लोगों को हल्ला करना पड़ेगा उसके लिए कि ऐसा भी होता है। लेकिन जैसा कि धर्मेश भाई ने बोला, हमारा पॉपुलेशन यहाँ कम है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने इज्जत दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। जबकि कमला हैरिस वो फ्लोरिडा जाती है, स्पेनिश एक्सेंट में बात करने लगती है, अब वो इंडियन बन रही है। लास्ट मोमेंट पे आप इंडियन बन जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे वो चाहिए जो कि इंडिया का वाकई सपोर्ट करने को तैयार है, जिसके लिए हिंदू लाइव्स का मतलब है कि नहीं, वो नेम से तो कोई भी हो जाता है। अच्छा, सबकी बातों से ये लग रहा है कि ट्रंप इनको आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कमला का भले इंडियन ओरिजिन है लेकिन कमला इंडियन नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए
कहीं भी जो जब विचारधारा अलग अलग होता है तो सबका अपना अपना सोच होता है। तो यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं तो कमला से लोग रूट कनेक्ट इस तरीके से करते हैं कि भाई हर मदर वाज फ्रॉम इंडिया, तो उसका रूट तो है ही, जीन में है ही। और ट्रम्प से ऐसे करते हैं कि ही इज़ द गुड फ्रेंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड अदर वे टू द इंडिया। मोदी जी से बहुत स्पेशल कनेक्टेड हैं। सो इस तरीके से लोग देखते हैं। और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का बड़ा ऐलान, ट्रंप को वोट दो और 8 करोड़ का इनाम पाओ। समर्थन में आने वाले लोगों को 8 करोड़ के इनाम का ऐलान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में जुड़ने की अपील। कई लोगों को 8-8 करोड़ देने का कर चुके हैं दावा। और इस बीच पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने रैली की है। डेमोक्रेट्स पर जमकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से निशाना साधा गया है। बाइडेन प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिकियों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की गई है। और अमेरिका से अलग अलग शहरों में इस वक्त चुनावी हलचल तेज है। कैलिफोर्निया से हमारे सहयोगी हर्ष ब्रह्मभट्ट की रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है विश्व गुरु जगत गुरु अमेरिका के वोटिंग रिजल्ट्स पे। जी हाँ, तो जब ये वोटिंग का रिजल्ट्स आने वाला है, इलेक्शन का रिजल्ट्स आने वाला है, तब देखना ये है कि एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो इलेक्शन लड़ा गया था उसमें अहम मुद्दे कौन से थे। सो जैसे कि बात करें तो सबसे अहम मुद्दा हम कह सकते हैं कि वो था कि अबॉर्शन राइट्स, और उसके बाद गाजा पॉलिसी। यस जी दर्शक मित्रों, गाजा पॉलिसी भी बहुत अहम मुद्दा रहेगा कि कौन सी पार्टी का रवैया क्या रहेगा गाजा पॉलिसी को लेकर। जब गाजा और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध हो रहा है तो अमेरिकन सरकार का, कौन सी सरकार का क्या रवैया रहेगा गाजा पॉलिसी को लेकर, इस युद्ध को लेकर, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा माना जा रहा है। तो अमेरिका में प्री वोटिंग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें, उस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए, 7.50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया प्री वोटिंग के जरिए। और उत्तरी कैरोलिना की बात करें तो वहां पर 45 लाख वोटिंग की गई। जी हाँ, जॉर्जिया की बात करें तो 40 लाख लोगों ने जॉर्जिया में मतदान किया है। पेंसिल्वेनिया जो शहर है इसकी बात करें तो करीब 20 लाख लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की है। वोटिंग कैसे होती है आपको बता दें, मेल के जरिए पोस्ट ऑफिस पोलिंग सेंटर पर जाकर हो सकती है वोटिंग। इसके अलावा क्या रिकॉर्ड टूटेगा, ये भी सवाल है। इस बार प्री वोटिंग रिकॉर्ड टूट सकता है। जी 2020 में 10 करोड़ लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये संख्या आगे बढ़ेगी। और अमेरिकी चुनाव को लेकर ट्रंप या कमला हैरिस में किसकी तरफ लोगों का झुकाव है? मिनी इंडिया कहे जाने वाले न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं, देखिए संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट। व्हाइट हाउस में किसकी एंट्री होगी इसको तय होने में अब कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में जिसकी भी एंट्री होगी उसमें इंडिया के रहने वाले लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में इस वक्त TV9 की टीम अमेरिका के मिनी इंडिया यानी न्यू जर्सी में मौजूद है। तो आइए जानते हैं उन लोगों से कि इंडियन लोग क्या कहते हैं कि किसकी होगी एंट्री। तो सर, सबसे पहले TV9 से बात करने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो लोग कहते ही हैं कि अगर इंडियन जिसकी तरफ जाएंगे उधर फर्क पड़ेगा, क्या ये बात सही है? सही है। जो आपने प्रश्न पूछा कि इंडियन जाएंगे वहाँ जीतेंगे, तो पहले मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि न्यू जर्सी में एशियन पॉपुलेशन 1 मिलियन है। आउट ऑफ 1 मिलियन 6,84,361 नियर अबाउट रजिस्टर वोटर है। और उसमें से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो मिडलसेक्स काउंटी है। वो मिडलसेक्स काउंटी में इंडियन पॉपुलेशन 25% है और 2012 के बाद ये 15% बढ़ गया। इनमें से इंडियन अमेरिकन करीबन 17,000 है। अब आप सोचिए कि 70,000, अभी आप कहीं भी जाओगे तो सब बोलेंगे कि किसको वोट देना है, तो मेजॉरिटी वही बोल रहे हैं कि मेरे घर के आजू बाजू में आप सोच रहे कि दीवार है, अच्छी तरह से बांधी हुई दीवार है, तो हम जहाँ पे दीवार बनाने के लिए जो बंदा सोचेंगे उनके पास ही जाएंगे। तो भारत इशारों में बता रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी वाले किधर जाएंगे। हाँ। लेकिन फिर आपने ये भी कहा कि चूंकि आप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो सर आप भी यही मानते हैं कि जो बंदा दीवार बनाने की बात करता है उसी के साथ जाएंगे? देखो, ऐसा है कि कोई भी इन द होल वर्ल्ड मुझे एक भी कंट्री दिखाओ जिसमें दीवार नहीं है। अमेरिका इज द ओनली कंट्री कि जिसमें दीवार बनने जा रही थी, लेकिन ये डेमोक्रेट लोगों ने स्टॉप कर दिया। अभी इसका मतलब ये है लोग वोटर्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं।
वो इलीगल लोगों को यहाँ पे ला के यहाँ पे बिठा के फ्यूचर वोट बैंक खड़ी कर रहे हैं।